Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss chapter 6 Poet and Pancakes Summary CBSE Class 12th English Flamingo Book. आप प्रीवियस वीडियो हमारी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है उसे कमेंट सेक्शन में सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर देखने हैं जो प्रीवियस वीडियो में करे हैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उस पे आप लिंक करके उसको ज्वाइन करके देख सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चंस है आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। अगर आपको नॉलेज हब हमारा जो ऐप है लाइव क्लासेस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए या टेस्ट सीरीज चाहिए या कोई भी कंटेंट आपका रिलेटेड टू सिलेबस चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो सीबीएसई के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग अभी आपको ऐसे पढ़ाई करनी पड़ेगी जो डीपली कंटेंट की नॉलेज हो। अब आपको ऊपर से सिर्फ पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो सीबीएसई का पैटर्न है उसके क्वेश्चन आंसर हैं वो आपसे क्या पूछेगा, बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन पूछेगा। तो ये तो वैसे समरी है जो कि आपके पूरे चैप्टर का एक शॉर्ट रिकैप आपके माइंड में फटाफट से हो जाता है, बट आपको डिटेल में ही इसको पढ़ना पड़ेगा। आपको थीम आनी चाहिए, आपको ऑथर का नेम पता होना चाहिए, आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, कंटेंट पता होना चाहिए, और जो आपका हेडिंग है वो अकॉर्डिंग टू किस बेस पे चल रहा है उसका जो मेन रिकैप है वो पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए। लेट्स बिगिन स्टार्ट करते हैं आज का हम समरी। जो चैप्टर है पैनकेक एंड फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन और इसका नेम का मीनिंग क्या है। पोएट्स एंड पैनकेक्स। पोएट्स इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे जो आपको देखने को मिलेंगे राइटर्स हैं, डायरेक्टर हैं, पोएट्स हैं, वो अराउंड ऑफ आपको यही नेम इस स्टोरी में ऑथर ने अशोका मित्रन जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। पैनकेक क्या है? पैनकेक एक मेकअप का नेम है, इसीलिए इन दोनों का जो हेडिंग है उसको डिस्क्राइब करके बोला है, क्योंकि यही पूरे चैप्टर के अराउंड ऑफ आपको घूमते हुए नजर आएंगे। The lesson is taken from the book My Ears with the Boss written by the अशोका मित्रन। अशोका मित्रन जो ऑथर हैं उनकी जो बुक है, कौन सी बुक है? माई ईयर। ठीक है, माई ईयर्स से ये एग्जर्प्ट ये लिया गया है, स्मॉल पार्ट लिया गया है। इन दिस एग्जर्प्ट, एग्जर्प्ट यानी स्मॉल पार्ट। ठीक है, जब हम एक बहुत बड़े में से एक छोटा सा पार्ट एग्जर्प्ट करते हैं स्मॉल साइज में। ही टॉक्स अबाउट ऑल द एलिमेंट दैट कैप जिमनी स्टूडियोज रनिंग। ये उन सभी एलिमेंट्स के बारे में बता रहे हैं ऑथर जो कि जिमनी स्टूडियो को क्या कर रहे थे, रन अप कर रहे थे या उसके अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। जो जिमनी स्टूडियो है जो कि जिसमें पोएट्स हैं, स्टोरी डिपार्टमेंट है, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, और एक फिल्म मेकिंग का जो पूरा कास्ट है वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। फ्रॉम द मेकअप पैनकेक मेकअप टू द ऑफिस बॉय ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट। जो यहाँ पे बोला है जो पैनकेक है वो मेकअप मेकअप है, यानी मेकअप से लेके पैनकेक से लेके ऑफिस बॉय तक। ऑफिस बॉय तक जो कि मेकअप करता है, मेकअप डिपार्टमेंट का ऑफिस बॉय है। फ्रॉम सबू से लेके लॉयर तक, एंड जो कि इसमें करेक्टर्स बताए गए हैं कि जिसकी आपको डिस्क्रिप्शंस जो कि एक्सप्लेन ऑथर कर रहा है। Every element help making Jimny Studio a successful film producing company। ये सभी मिलकर कंपनी को क्या बनाते हैं? फेमस बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये सभी एलिमेंट्स हैं, करेक्टर्स हैं जो कि जिमनी स्टूडियो में आपको सबका सबके अबाउट ऑफ पता होना चाहिए, क्योंकि किसी से भी करेक्टर का क्वेश्चन जो है वो बन सकता है और आपसे पूछा जा सकता है। इन दिस लेसन अशोका मित्रन टॉक्स अबाउट जिमनी स्टूडियो। इस लेसन के अंदर जो ऑथर है वो क्या बात कर रहे हैं? जिमनी स्टूडियो जो मेकअप जहाँ पे किया जाता है, फिल्म कास्ट की जाती है, डायरेक्ट की जाती हैं। ही स्टार्ट बाय मेकिंग अ मेंशन अबाउट पैनकेक्स के बारे में बताते हैं जो कि फेमस मेकअप ब्रांड है विद जिमनी स्टूडियोज ऑर्डर इन ट्रक लोड। जो कि वहाँ पे ट्रक लोड हो होकर वो मेकअप आता था, इतना भर भर के मेकअप लगाया जाता था, एक्टर्स को इतना अगली बना दिया जाता था कि जो ट्रक्स में है उसमें मेकअप का ऑर्डर दिया जाता था, उसमें लोड होके आता था, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ही मेकअप होता था।
वैसे तो उनको प्रेज़ेंटेशन देने के लिए मेकअप लगाया जाता था, बट एक्चुअली में वो मेकअप इतना उनको जब लगाया जाता था, बहुत ही अगली लुक दे दिया जाता था, भद्दे लगते थे, मॉनेस्टर लगते थे। इसीलिए यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि जो ट्रक लोड होके आता था, यानी बहुत ज़्यादा ही आता था, जो मेकअप है। तो यहाँ पे पैनकेक मीन्स क्या बोला है, मेकअप के बारे में बात हुई है। The makeup department, according to him, use of makeup to turn into ugly look creatures. यानी जो मेकअप डिपार्टमेंट है अकॉर्डिंग टू हिम, अशोका मित्रन के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि जो मेकअप यूज करते थे, कौन, मेकअप डिपार्टमेंट वाले, दैम इनटू अगली लुकिंग क्रिएचर्स, उनको ऐसा भद्दा इतना बदसूरत बना देते थे कि वो अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा देखने में भी बहुत ही ज्यादा भयानक लगते थे। एंड ही टॉक्स अबाउट, जो अशोका मित्रन है वो बात करते हैं, द ऑफिस बॉय ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट हुज टास्क इज द स्लैप पेंट इनटू द फेस ऑफ प्लेयर्स एट द टाइम ऑफ क्राउड शूटिंग। अब अशोका मित्रन बताते हैं कि वैसे तो पूरा जो स्टूडियो होता है उसका एक ऑफिस बॉय होता है, बट ये बहुत ही बड़ा स्टूडियो था, तो इसके अंदर एक स्पेशल से मेकअप ऑफिस के लिए भी एक अलग से एक ऑफिस बॉय था, उसका हेड था मेकअप का। तो वो मेकअप करता था, किसका करता था, क्राउड का, जब क्राउड शूटिंग होती थी। क्राउड शूटिंग मीन्स क्या होता है कि जो क्राउड का सीन अगर मूवी में दिखाना होता था, तो वो क्या करता था, एक बहुत बड़ा सा वेसल लेता था, बर्तन लेता था, पेंट यानी उसमें मेकअप डाला, मिक्स करा और फटाफट से स्लैप करता था। स्लैप यानी कि उसको वो फटाफट से ऐसे-ऐसे करके फटाफट से बहुत ज़्यादा मेकअप लगा दिया करता था ताकि पोर्स ना दिखाई दें। इतना मेकअप लगाया जाता था, इतना मेकअप लगाया जाता था। बहुत ज़्यादा मेकअप लगता था। तो मेन मेकअप डिपार्टमेंट में था ये ऑफिस बॉय। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है स्टूडेंट, इसको आपको इसका अबाउट ऑफ आपको पता होना चाहिए। होस्ट टास्क, इसका काम क्या है, स्लैप करना, पेंट यानी मेकअप, और प्लेयर्स यहाँ पे बोला गया है जो कि क्राउड के अंदर जो क्राउड का सीन प्ले करने वाले जो लोग होते थे, ठीक है, क्योंकि एक्ट्रेस और एक्टर का रोल अलग होता है, कॉमेडियन का अलग होता है, तो उनका जो मेकअप करते थे वो अलग करते थे, लेकिन इनका जो मेकअप करते थे ऑफिस बॉय करता था। तो उसको बोला गया है प्लेयर्स, यानी जो क्राउड शूटिंग का जो रोल प्ले करते थे। एंड ही वॉज अ पोएट एंड हैड जॉइन द स्टूडियो इन द होप ऑफ बिकमिंग अ एक्टर, राइटर, डायरेक्टर ऑफ और अ पोएट। ऑफिस बॉय ने लेकिन जब ये स्टूडियो ज्वाइन किया था तो उसको ये नहीं पता था कि वो एक ऑफिस बॉय बन जाएगा और मेकअप करता ही रह जाएगा। ऑफिस बॉय का जनरली काम क्या होता है, जनरली काम होता है कि वो पानी पकड़ाना, चाय पकड़ाना या इधर से छोटे मोटे कुछ काम कर लेना और ये मेकअप करना। लेकिन वो जब आया था तो ये उसके मन में डिजायर थी, कहीं ना कहीं वो क्या हो गई, वो नहीं बन पाया, ऑफिस बॉय बन गया। नाम तो ऑफिस बॉय आपको देखने से लग रहा है कोई लड़का होगा, बट ऑफिस बॉय मतलब क्या है कि वो क्या है, एक ऑफिस बॉय मीन्स यहाँ पे बोला है 40 ईयर्स का है, ठीक है, उसकी एज बहुत ज्यादा है। इन दोज डेज द ऑथर यूज टू वर्क इनसाइड अ क्यूबिकल, जो ऑथर है, ऑथर यानी जो अशोका मित्रन है, उन दिनों में जब उसने, मतलब जिस टाइम की ये बात हो रही है जब ये जिमनी स्टूडियो था, वर्क करते थे क्यूबिकल में। क्यूबिकल एक स्मॉल उनका रूम था बना हुआ, हैड द टास्क ऑफ कलेक्टिंग न्यूज़पेपर कटिंग विद विच अकॉर्डिंग टू अदर्स वॉज अनसिग्निफिकेंट। वो सिर्फ क्या काम करते थे, वो उनका काम था न्यूज़पेपर कटिंग को कलेक्ट करना और उनको कलेक्ट करके पेस्ट करना। छोटे से एक स्मॉल रूम था, उसमें बैठे रहना और क्लिंग न्यूज़पेपर की क्लिपिंग को कट करना। कई बार वो खुद भी लिख दिया करते थे। तो ये छोटा काम था जो कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं था, उनके जो उसको जानते थे, जो देखते थे, या बॉस था, वो कहते थे कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं है। एंड इसीलिए जो ऑफिस बॉय है वुड कम इन टाइम अगेन, जब भी उसके पास टाइम होता था उन टू बॉदर हिम, उसको परेशान करने वो आ जाता था, क्योंकि कोई ना कोई, जिसके उसको लगता था इसके पास तो कुछ काम नहीं है, फालतू ही इसके पास है, तो जिसके पास भी जो भी अपनी बातें होती थी बात करने के लिए, उसके ऑफिस में क्यूबिकल में आके बैठ जाया करते थे और बातें करते थे। तो ऑफिस बॉय को भी ऐसा ही लगता था कि उसके पास कुछ काम तो है नहीं, तो खाली टाइम पे उसके पास जाता था। एंड हीज कंप्लेंट्स, और अपनी जो भी कंप्लेंट्स होती थी ऑफिस बॉय की, किससे जाके करता था, अशोका मित्रन से करता था, ऑथर से करता था, उसके क्यूबिकल में बैठ के, मतलब उसके रूम में बैठ के। ही वॉज वेल कन्विंस्ड दैट द रीजन बिहाइंड हीज मिजरी वॉज सुब्बू, वो उसको कन्विंस करता था, ठीक है, जो ऑथर ऑथर है, जो ऑफिस बॉय है, उसको कन्विंस करता था कि मेरी जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी समस्याएं हैं, उसकी मेन जो रीजन है, वो जड़ है, वो कौन है, सुब्बू है। एंड ही
uh, he thought Subbu had an advantage because he was born a Brahmin। और वो कहता है, वो सोचता है कि भाई सुब्बू को जो आज इतनी फेम मिली है, जो वो सेकंड नंबर पे आता है, बॉस के नीचे काम करता है, बिल्कुल बॉस के साथ काम करता है और इतना फेमस है सुब्बू, जबकि दोनों ने ही साथ में ज्वाइन करा था। तो वो कहता है कि भई इसका रीज़न क्या है? मतलब वो कहते हैं क्योंकि वो उसका जन्म ही ब्राह्मण में हुआ है, उसके रिसोर्सेज़ जो उसको मिले हुए हैं, वो रिच फैमिली से बिलॉन्ग करता है, उसके पास सब कुछ पहले से ही अवेलेबल है, फेम है, तो इसीलिए वो कहीं न कहीं इस वज़ह से भी वो ज़्यादा फेमस हो गया है। तो उसके यहाँ पे सुब्बू को बोला है जो मेन रीज़न है, ये सब ऑथर को बताता है जब भी उसके पास टाइम होता है कि भई मेरी तो सारी प्रॉब्लम की जो जड़ है यही है, इसने मेरा सारा करियर क्या कर दिया, खराब कर दिया और मैं एक ऑफिस बॉय बन के रह गया। ही वॉज अ टेलर मेड। टेलर मेड मीन्स होता है जो कि उस काम के लिए बना ही हुआ है। फॉर फिल्म्स, फिल्म्स के लिए बना हुआ है कौन? सुब्बू। इट वॉज अ डिफिकल्ट टू इमेजिन फिल्म मेकिंग विदाउट हिम। यानी जो सुब्बू है, यहाँ पे उसके बारे में बताया कि उसके बिना तो फिल्म बनाना मतलब सोच भी नहीं सकते। उसकी इतना इम्पोर्टेंट रोल हुआ करता था। इम्पोर्टेंट रोल मीन्स राइटिंग स्किल में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होना। और अगर कोई उसको रोल भी दिया जाता था हीरो के अलावा, जैसे हीरो हीरोइन है, साइड बाय कोई रोल मिल गया तो वो भी वो बहुत अच्छी तरीके से निभाता था और बेटर निभाता था। किससे? एक्टर से बेस्ट ही प्ले करता था अपना रोल। तो टेलर मेड यानी वो बना ही उस चीज के लिए था। ही वॉज अ वेरी वेलकमिंग नेचर, उसका बहुत ही वेलकमिंग नेचर था। नॉन फॉर हिज दैट हॉस्पिटलिटी। हॉस्पिटैलिटी, वो अपनी वेलकम नेचर और स्वागत के लिए जाना जाता था, क्योंकि जब भी उसके रिलेटिव से कोई भी आता था, चाहे वो परमानेंट ही वहाँ पे रहने के लिए उसके लिए घर आ जाए, तब भी वो उसको कोई ऐसा नहीं था कि फेस बनाए या फिर कुछ अलग से शो करे। वो वेलकमिंग नेचर था, सबको वहाँ पे रहने के लिए बोलता था और सबकी हेल्प करता था और सबकी सॉल्यूशन निकालता था प्रॉब्लम की। तो सुब्बू के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा बोला गया है, जस्ट लाइक अ मैनी अदर एट जिमनी स्टूडियो। और जिमनी स्टूडियो में भी जितने लोग उसको जानते थे या जिनकी जो प्रॉब्लम थी उसके पास आते थे और समस्याओं का समाधान पूछते थे। एंड द ऑफिस बॉय वॉज जेलियस ऑफ द सब्बूज ग्रोथ। अब जो ग्रोथ, तो जो ऑफिस बॉय है वो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा था उससे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा उसकी ग्रोथ हो गई, वो उससे आगे ज्यादा बढ़ गया। जबकि वो एक ऑफिस बॉय बन गया। सब्बू वाज वेरी क्लोज टू द बॉस, उसके बॉस के पास है। व्हेन द बॉस हैड एनी प्रॉब्लम इन डूइंग अ सीन इन अ फिल्म, जब भी बॉस को फिल्म में कोई प्रॉब्लम होती थी कि भाई फिल्म को किस तरीके से इस सीन को डिपिक्ट करना है, दिखाना है, तो सब्बूज कुड रिकमेंड सेवरल प्रैक्टिकल आइडियाज। तो बहुत सारे मैनी सोल्यूशन थे, वो दिखा देता था। वो बताता था कि आप अगर इस सीन को ऐसे दिखाएंगे तो आपका जो सीन है वो बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा जो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जो कोई होता था, उसका सॉल्यूशन भी वो एट वंस किसी को भी किसी टाइम पे दे सकता था। तो इसीलिए वो सबका फेमस पर्सनैलिटी था और इसीलिए वो फेम भी उसको मिला। यहाँ पे सुब्बू का करेक्टर अब हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने ऑफिस बॉय का देखा है, यहाँ पे अब सारा क्या है, ये सुब्बू का है। तो ये मेन करेक्टर है स्टूडेंट, जो कि आपको क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो करेक्टर से ही बनेंगे। Subbu was often seen with the boss in the attendance role। जबकि जो सब्बू है वो हमेशा बॉस के साथ दिखता था, जबकि अटेंडेंस रोल से पता चलता है कि बट ही वॉज ग्रुप्ड अंडर द स्टोरी डिपार्टमेंट। यानी वो एक ग्रुप था, नॉट अ एक सब्बू ही है कि भाई वो बॉस के साथ तो नहीं। जो सेकंड रैंक पे आते थे, बॉस के नीचे आते थे, उसके नीचे और भी लोग थे और स्टोरी डिपार्टमेंट उन्हें कहा जाता था। पोएट्स हो गए, राइटर्स हो गए, लॉयर हो गया, सुब्बू हो गया, ये सारे के सारे क्या थे, स्टोरी डिपार्टमेंट में थे। अटेंडेंस रोल से पता चलता था कि ये सुब्बू के अलावा भी वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दिखाई सुब्बू ही उनके साथ ज्यादा दिखाई देता था। अब यहाँ पे है स्टोरी डिपार्टमेंट के, विच हैड अ लॉयर एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स। मतलब लॉयर्स थे, असेंबली ऑफ राइटर्स और पोएट्स की, सारा ही स्टोरी डिपार्टमेंट में आता है, सब स्टोरी डिपार्टमेंट में थे। द लॉयर्स वॉज देयर एज अ लीगल एडवाइजर। और जो लॉयर था उसका क्या काम था, एज अ लीगल एडवाइजर था वहाँ पे। हालांकि पीपल कॉल्ड हिम टू अपोजिट ऑन इट, जबकि उसको बोलते हैं वो अपने काम और नाम से बिल्कुल अपोजिट है। वंस द लीगल एडवाइजर अननोइंगली, यानी जब हमें पता ना हो, अनइंटेंशनली हमने कुछ कर दिया हो, जब हमें पता ना हो हमने वो मिस्टेक कर दी,
तो एक बार जो है लॉयर ने क्या करा था, एक जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, उसका करियर क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉयड कर दिया था। अपने एक बेवकूफ़ी की वजह से, इसीलिए उसको अपोज़िट बोला है गया कि अपने काम से बिल्कुल वो अपोज़िट है। क्योंकि उसने क्या करा था, रिकॉर्डिंग जब वो एक्ट्रेस थी, वो बहुत ज़्यादा शाउट कर रही थी, तो उसका क्या कर लिया, उसने रिकॉर्डिंग कर दी और रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको जब वो बोला ज़रा 1 मिनट रुकना और उसको सुनाया, तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई, शॉक्ड हो गई कि अपनी आवाज़ सुन के, और इतना शॉक लगा कि वो वापस कभी स्टेज पे आई ही नहीं, और वहीं पे उसका करियर खराब हो गया क्योंकि उसने अपना साउंड सुना था कि मैं कैसे बोल रही हूँ। जबकि उसने कुछ भी इतना रॉन्ग वर्ड यूज़ नहीं करे थे, कुछ ऑनर के लिए नहीं बोला, डिपार्टमेंट के लिए कुछ नहीं बोला था, स्टूडियो के लिए कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर भी जब उसने अपनी वॉइस सुनी अनसिविलाइज़्ड, तो बिल्कुल ऐसे लगा कि वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई। तो इसकी वजह से क्या है, लॉयर की वजह से एक एक्ट्रेस का करियर खराब हो गया। तो इसीलिए वो अपने नेम के बिल्कुल अपोज़िट है। He was a logical, neutral man amidst a room full of dreamers. रूल फॉर्म फॉलो मतलब फुल ऑफ ड्रीमर्स का मतलब क्या बोला गया है कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि और भी थे डिपार्टमेंट में, ठीक है? जो और भी क्या थे, डिपार्टमेंट के अंदर थे, और डिपार्टमेंट में स्टोरी ड्रीमर्स यानी जो स्टोरी लिखते थे, पोएट लिखते थे, वो सब क्या थे, इसी में आते थे। अब उनके अंदर ये न्यूट्रल था। लॉजिकली अगर हम देखें, जो लॉयर की बात हो रही है, वो क्या था, इन सबके बीच में, इन सब लोगों के बीच में ड्रीमर्स यानी जो राइटर हैं, पोएट्स हैं, उन सब के बीच में ये बिल्कुल ही क्या दिखाई दे रहा था, न्यूट्रल, यानी सबसे अलग, उसकी अलग ही थिंकिंग थी, उसे किसी की, उसे कोल्ड लॉजिक बोला गया है, यानी उसको किसी के कल्चर, उसकी फीलिंग, उसके साइंस से कोई लेना-देना नहीं था, वो बिल्कुल डिफरेंट ही था, न्यूट्रल था। And Ashoka Mitran then described how Jimny Studio got a chance at host a group of international perform called Moral Rearmament Army. यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि किस तरीके से जिमनी स्टूडियो को एक चांस मिलता है, रीआर्मामेंट आर्मी जो वहाँ पे आती है, मोरल रीआर्मामेंट आर्मी आती है, उसका वेलकम किया जाता है और उसे होस्ट करने का उनको चांस मिलता है। And rearmament, though the plot messages were not complex there, the set and costume were near to the perfection, so much so that very for many years. यानी यहाँ पे बोला है जिस तरीके से उन्होंने उनके जो प्ले थे, अब यहाँ पे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि जो मॉरल रीआर्मामेंट थी, उनके जो 2 प्ले थे, जो उन्होंने यहाँ पे स्टूडियो में शो करे थे, वो कौन से थे? उनके दोनों के नेम बताओगे, जिससे कि वहाँ के लोग, जिमनी स्टूडियो के 600 लोग थे, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने कई बार उनका प्ले देखा, बहुत अच्छा प्ले था और बहुत इन्फ्लुएंस हुए। उनके साथ-साथ बहुत सारे जो तमिल्स लोग के में रहने वाले लोग थे, उन्होंने भी प्ले देखा, उन्हें बहुत पसंद आया। तो उनके आपको नेम बताने हैं, एंड उसका मैसेज इतना अच्छा था, जो प्लॉट किया गया है, नॉट अ कॉम्प्लेक्स, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, एंड देयर सेट कॉस्ट्यूम, उनकी जो कॉस्ट्यूम थी, वहाँ के तमिल प्लेयर्स को बहुत पसंद आई, और इतनी पसंद आई, उन्होंने अपने प्ले में, आने वाले प्ले में कई सालों तक उसके सीन से लेकर बेयर बैकग्राउंड लिया, मतलब बेयर स्टेज लिया, व्हाइट कर्टन्स लिए, और जो फ्लूट म्यूज़िक था वो लिया, सनसेट और सनराइज़ दिखाया। तो ये परफेक्शन बहुत अच्छी थी, और कई सालों तक तमिल प्लेयर्स में ये दिखाई दी, और उन लोगों उनसे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। Tamil play displays sunset and sunrise in a way inherited from जोंथम वैली। जोंथम वैली जो था, उससे प्रभावित होके, इन्फ्लुएंस होके उन्होंने क्या करा, डिस्प्ले करा। अब यहाँ पे एक आपको प्ले का नेम पता चल गया स्टूडेंट, दूसरे प्ले का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी थी, उन्होंने कौन से दो प्ले जो थे वो वहाँ पे परफॉर्म करे थे। जॉनथन वैली से जो थे तमिल प्लेयर, तमिल के जो प्लेस थे वो इन्फ्लुएंस हुए, उनमें डिस्प्ले किया गया सनसेट कैसा होगा, सनराइज कैसे होगा, और किस तरीके से वहाँ का
जो था पूरा बैकग्राउंड या स्टेज ना होना, ये सारी चीज़ें व्हाइट कर्टेन उसमें दिखाई गईं। देन अनदर गेस्ट, उसके बाद इसके बाद एक बार और जिम्नी स्टूडियो में एक और गेस्ट आए थे, वो थे स्टेफन स्पेंडर, जिनको वेलकम किया गया था। और किसने करा था? जो ऑनर थे एसएस वॉसन ने। पीपल हैड हार्डली हियर्ड ऑफ हिम एंड दे couldn't even connect with him due to the linguistic barriers। लोग उनको बहुत मुश्किल हो रही थी, वैसे तो उनको उनके बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो सिर्फ क्या कर रहे थे, इमेजिन कर रहे थे कि शायद ये एडिटर होंगे, पोएट होंगे, क्योंकि जो ऑनर है वो एडिटर है। एसएस वॉसन वो उनको क्या कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी एडिटर ही होंगे। ऊपर से उनकी जो लैंग्वेज थी, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम थी, नेटिव जो यहाँ का था, जो जिम्नी स्टूडियो के लोग थे, जो उनको वेलकम कर रहे थे, वो उनकी लैंग्वेज तमिल थी, और जो आया था इंग्लिश मैन था, उसकी नेटिव क्या थी, इनकी पोएट की, जो कि उनकी इंग्लिश नेटिव थी। तो दोनों का जो था बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम थी, जिनको समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और वो कह रहे थे, ये आया ही क्यों है और ये हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ये क्या कहना चाहता है, उन्हें कुछ भी नहीं समझ आया, और कौन था ये तो एक मिस्ट्री ही बन गई। जबकि खुद बॉस को, एसएस वॉसन जो उनकी वेलकमिंग स्पीच दे रहे थे, उनको भी कुछ नहीं पता था कौन थे, वो भी कन्फ्यूज़ ही थे। जबकि इंग्लिश मैन जो आया था यहाँ पे, जिनका जो एज़ अ गेस्ट थे, वो भी कन्फ्यूज़ थे। इतनी कन्फ्यूज़ लोगों को देख के, ऑडियंस को देख के उनको समझ आ रहा था कि उन्हें कुछ भी नहीं समझ आया। एंड ड्यू टू द लिंग्विस्टिक बैरियर्स, क्योंकि लैंग्वेज सबसे बड़ा बैरियर बन गया। एंड इट वाज नॉट अंटिल अ फ्यू इयर्स लेटर दैट अशोका मित्रन सॉ हिज नेम इन अ बुक एंड रियलाइज्ड हु ही एक्चुअली वाज। कुछ टाइम के बाद लेकिन अशोका मित्रन को ये मिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है, जब वो ब्रिटिश काउंसिल जो पीरियोडिक की जो वहाँ पे लाइब्रेरी है, वहाँ जाते हैं, और वहाँ पे वो एक एनकाउंटर का जो बुक है वो उठाते हैं, और उसमें पता चल जाता है कि जो स्टीफन स्पेंडर हैं वो उसके क्या हैं, एडिटर हैं। और ये जो मिस्ट्री है फिर कौन सॉल्व करता है? अशोका मित्रन, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि वो कौन है। तो मेन चीज़ इसके अंदर क्या बताई है स्टूडेंट, थीम क्या है आपको पता होना चाहिए। और अगर डिटेल में जाना है तो स्टूडेंट, मैंने डिटेल में ये चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। थीम ऑफ द लेसन, ऑथर का डिस्क्रिप्शन, चैप्टर का नेम, कंटेंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि डिटेल में क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं। मेन तो करेक्टर है, आपको करेक्टर पता होगा तो आप अपने आप ही एक दूसरे से स्टोरी को कनेक्ट करके अपने आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। द चैप्टर टेल अस अबाउट द डिफरेंट वेज इन विच पीपल वर्क टुगेदर डिस्पाइट हैविंग अ डिसलाइक फॉर ईच अदर। जिमनी स्टूडियो एक ऐसा प्लेस था जो नेशनल इंटीग्रेशन शो कर रहा था। वहाँ पे अलग-अलग डिफरेंट कास्ट के लोग थे, अलग-अलग काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी सब एक साथ थे, टुगेदर वर्क कर रहे थे। चाहे वो किसी को पसंद करें या ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी ऑल्सो कम टू नो द डिफरेंस बिटवीन द रियल लाइफ एंड रियल लाइफ। हमें ये भी पता चलता है कि फ़िल्म के अंदर से अपोज़िट जो रियल लाइफ है, वो अलग होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। Narrator give us an idea of the backstage happening that took place at the Jimny Studio। वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं जिमनी स्टूडियो के जो बैकग्राउंड में एक्चुअल में क्या हो रहा है। स्टेज पे तो वो देखते ही हैं जो होता है, लेकिन जो स्टेज में हैपनिंग होती है, ठीक है, आइडिया ऑफ द बैक स्टेज, यानी स्टेज के आउटसाइड जो लोग उसके साइड में काम करते हैं, वो उन लोगों के बारे में समझाने की कोशिश करी है। कौन कौन है जो रोल प्ले कर रहे थे जिमनी स्टूडियो में, एंड रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस आर्टिस्ट, पोएट्स एंड अदर टीम्स मेंबर्स। उनका जो रिलेशन था जिमनी स्टूडियो जब था, आफ्टर सम टाइम वो बंद हो चुका था, क्लोज हो चुका था, तो लॉयर्स या सबकी जॉब वहाँ से चली गई थी। तो लेकिन जब तक ये था तो वहाँ पे किस तरीके से लोग टीम वर्क काम करते थे, क्या-क्या काम करते थे, ये सारी चीज़ समझाने की कोशिश करी है। तो स्टूडेंट्स, ये अपने आप में क्या है, एक नेशनल इंटीग्रेशन शो की गई है। ये थीम बताती है एक नेशनल इंटीग्रेशन की, और हमें स्टेज के बैकग्राउंड के बारे में जानने की के बारे में हमें अशोका मित्रन बताना चाहते हैं। और जो भी इसमें पोएट्स के नेम जो इम्पोर्टेंट कंटेंट्स हैं वो आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ हमारी ये समरी का द एंड होता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। आप सब्सक्राइब ना करना भूलें, आपकी हेल्प की अभी बहुत ज़रूरत है। आपने जो इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड इसी तरीके से आप प्लीज़ वीडियो को देखें, और कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी पूछ सकते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं हमारे चैनल के अंदर। जो भी अगर आपको कुछ लगता है तो उसके लिए आप बता सकते हैं, जिससे कि हम इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।